दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक है वाई रेगुलेटरी रिवैम्प। पिछले काफी लंबे समय से हम ये देख रहे हैं कि आईआरडीएआई इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। 19 मार्च 2024 के दिन मंगलवार के दिन आईआरडीएआई की जो मीटिंग हुई, जो कि 125वीं मीटिंग थी, जिस मीटिंग में काफी सारे रेगुलेशन को लेकर बदलाव हुए हैं। क्या बदलाव हुए हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है, इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में मिस्टर मनोज पांडे जुड़े हैं, जो कि बिमटेक इंस्टीट्यूट के एसोसिएट प्रोफेसर है। चलिए मिलते हैं मनोज जी से और इस विषय पर डिटेल में चर्चा करते हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रंजीत जी। या और मेरा वही डिस्क्लेमर कि मैं जो भी बोलने जा रहा हूँ मेरी अपनी समझ है, मेरे इंस्टीट्यूट से इसका कोई रिश्ता नहीं है। नाउ वी कैन प्रोसीड। या परफेक्ट। मनोज जी, ये जो 19 मार्च के दिन आईआरडीआई की मीटिंग हुई है और इसमें रेगुलेशन को लेकर काफी बदलाव हुए हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो रेगुलेशन में इतने बदलाव हुए हैं, आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है? देखिए, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है हमारी देश की, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो भी लेस गवर्नेंस की बात करते हैं। उनका एक मोटो है कि लोगों की जिंदगी आसान होनी चाहिए, रूल रेगुलेशन से लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। IRDAI being a regulatory authority, of course governed by the government, तो वो भी कहीं ना कहीं वो चीजों को अपना रहा है। और इनकी एक कोशिश है कि समय के साथ जो भी नए रेगुलेशंस आए वो काफी सिंपल रहें, ताकि जो इनके स्टेक होल्डर है, चाहे वो पॉलिसी होल्डर हो, चाहे कंपनियां हो, चाहे अदर रिलेटेड लोग हों, उनकी जिंदगी आसान हो। तो आपने जो स्टार्टिंग में जो स्टेटमेंट कहा था कि इतने रेगुलेशन आ रहे हैं, ये बात में भी 19 मार्च के पहले तक सही थी कि बहुत सारे रेगुलेशंस आ रहे थे। लेकिन जो 19 मार्च को जो डिसीजन हुआ है, ये उसके उल्टा है। रेदर अब रेगुलेशन कम आने की आगे भी पूरी संभावना है कि आगे रेगुलेशन बहुत ही कम आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बदलाव दिख रहा है रेगुलेटरी अथॉरिटी के अपने अप्रोच में भी। तो इसलिए रेगुलेशन बहुत आते थे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आगे वो बहुत कम आएंगे। पांडे जी, मेरे को ये जानना है कि ये जो रेगुलेशन पहले बनते थे और रेगुलेशन जो अभी बन रहे हैं, क्या इसके अप्रोच में कुछ बदलाव आपको नजर आता है? ये बहुत ही सही क्वेश्चन आपने पूछा है, बल्कि ये पूरा एक तरह से जिसको बोलते हैं ना, टेक्टोनिक शिफ्ट जिसको बोलते हैं, अप्रोच में बदलाव का। अभी तक IRDAI, चाहे इंडिया के बहुत सारे रेगुलेटर, खास करके RBI हो, सेबी हो, इन्हें जिसे जिसे कहा जाता था कि रूल बेस्ड रेगुलेशन पे काम करते थे। यानी बिल्कुल ये बिलीव करते थे कि हमारे जो स्टेक होल्डर है वो बच्चे हैं, उनको हर चीज बताना पड़ेगा कि काम को कैसे करो, कितना करो, क्या नियम है। यानी हर चीज के लिए एक रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाता था। और ऑर्गेनाइजेशन से, यहां मान के चलिए हम लोग इंश्योरेंस कंपनियों की बात कर रहे हैं, उनसे उम्मीद की जाती थी कि हर चीज पढ़ के लिख करके जो कहा गया है आप उतना ही कीजिए, डिविएट करेंगे तो फिर पेनल्टी वगैरह की जो व्यवस्था हुआ करती थी। यानी माइक्रो मैनेजमेंट जिसको हम लोग अक्सर कहते हैं कि हर चीज हम ही बताएंगे कि तुमको क्या करना है, इसे कहते हैं रूल बेस्ड रेगुलेशन। अभी जो बदलाव आया है और उनका जो प्रेस विज्ञप्ति जो जारी हुआ है, उसमें वो वर्ड भी यूज है कि दे आर कमिंग आउट विथ 8 प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेशन। प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेशन का मतलब होता है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी इज नॉट गोइंग फॉर द माइक्रो मैनेजमेंट, बट दे आर टेकिंग द मैंडेट एज ए मेंटर। हमने आपको एक ब्रॉड गाइडलाइंस दे दी, ऑफ कोर्स बाउंड्री लाइन तो उनको खींचना ही पड़ेगा, लेकिन विद इन दैट ब्रॉड गाइडलाइंस आप एज एन इंडिविजुअल, आपका जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है या बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर में डिफरेंट कमिटीज होती हैं, उनके द्वारा आप खुद रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं। और पॉलिसी होल्डर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, अपने शेयर होल्डर, अपने स्टेक होल्डर को ध्यान में रखते हुए आप ब्रॉड गाइडलाइंस के अंदर आप फ्री हैं कि आप प्लस माइनस कुछ उसमें कर सकते हैं। तो दिस इज ए बिग शिफ्ट। और इसकी शुरुआत लगभग 2-2.5 साल पहले से हुई थी। बहुत जगह पे आपने देखा, मैंने आपने सुना होगा, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एक फिनटेक वाले ग्लोबल समिट में या इंडिया का समिट था, उन्होंने बात किया था कि जिस तेजी से बदलाव आ रहे हैं रूल बेस्ड रेगुलेशन से, लोगों मतलब इंस्टीट्यूशन के हाथ पांव बंध जाते हैं, दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू इनोवेट।
दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू चेंज और एक्सपेरिमेंट। तो जरूरत है कि हम रूल बेस्ड से प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेशन पे जाएं। और ये जो IRDAI ने 19 मार्च को जो काम किया है, ऑफिशियली दे हैव एक्नॉलेज दैट दे आर मूविंग टुवर्ड्स प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेशन बाय ब्रिंगिंग दिस 8 न्यू रेगुलेशंस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो अप्रोच को आपने नाम दिया पांडे जी, रूल बेस्ड और प्रिंसिपल बेस्ड, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक दिस इज गुड फॉर। मैंने नहीं दिया, मैंने एक्सप्लेन किया। आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा पांडे जी, क्या बदलाव है? ये जो बदलाव हुए हैं 19 मार्च के दिन IRDAI की मीटिंग में, ये क्या बदलाव है उसके बारे में थोड़ा बतलाएंगे? हाँ, तो आपने जो कहा था ना कि इतने नए रेगुलेशन क्यों ला रहे हैं, सच्चाई है कि रेगुलेशन जरूर 8 नए आए हैं, उसमें से न्यू रेगुलेशन केवल 2 हैं। अच्छा। बाकी जो 6 रेगुलेशन हैं उनमें आपको बिलीव नहीं करेंगे आप कि 34 जो पुराने रेगुलेशन थे उनको मर्ज करके 34 को घटा करके 6 किया गया है। 6 कर दिया, ओके। यानी 34 रेगुलेशन को मर्ज करके 6 बना दिया गया है। और 2 नए रेगुलेशन आए हैं। एक तो अपना वो बीमा सुगम पे है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म डिजिटल मार्केट प्लेस बनने वाली बात है। और दूसरा एक और रेगुलेशन आया है जिसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन कहा गया है। ये दोनों रेगुलेशन नए हैं, बाकी मर्ज्ड एंटिटी है। सो इन दैट वे आप यूं समझ लीजिए कि 34 रेगुलेशन खत्म, केवल 6 हो गए और 2 नए। तो 2 जो नए हैं पांडे जी, उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। एक तो आपने बीमा सुगम बताया और दूसरा कौन सा बताया आपने? हाँ, दूसरा जो बताया वही शायद सब जिसको बोलते हैं ना कैप्टन ऑफ द रेगुलेशन। ओके। कि मैंने पहले वाले सेगमेंट में, पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि IRDA अब एक मेंटर के रूप में काम करेगा, टीचर के रूप में काम नहीं करेगा। कि जैसे हम लोग कहते हैं ना स्कूल में टीचर हमेशा बच्चों को टोकता रहता है, नहीं, अब उनको नहीं करना है। उन्होंने बाउंड्री सेट कर दी है एंड दे एक्सपेक्ट द बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, बोर्ड ऑफ गवर्नर जो कंपनी का बोर्ड होता है, उनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपनी कंपनी को सुचारू ढंग से चलाइए। ओके। वो तभी सुचारू ढंग से चलेगा जबकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो कंसेप्ट होता है कि जो भी उस बोर्ड में बैठा है वो सभी आदमी अपनी जिम्मेवारियों के प्रति सजग हों और कंपनी को उस ढंग से चलाएं जो सारे स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट का रक्षा करता हो। अब ब्रॉडली वहां स्टेक होल्डर क्या हो सकते हैं? मेनली शेयर होल्डर होते हैं, गवर्नमेंट होता है, कस्टमर है एंड पब्लिक एट लार्ज है। तो उस चीज को कैसे गवर्न करना है उसके लिए वो रेगुलेशन आया। और इसीलिए मैंने कहा कि दैट इज द की रेगुलेशन, कि हाउ ए कंपनी और द बोर्ड शुड बिहेव लुकिंग एट द ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो एक तो वो नया है जो कि मास्टरपीस आप कह सकते हैं। और दूसरा है क्योंकि एक जो अभी एक अभियान है कि बाय 2014, इससे क्या फायदा आपको लगता है पांडे जी? ये जो बदलाव हुआ है, पहले एज ए टीचर थे, अभी मेंटर थे, बोर्ड जो है खुद डिसीजन लेगा उनकी ग्रोथ के लिए, इससे एक आम इंसान जो पॉलिसी होल्डर है उसको या कंपनी को क्या फायदा होने? कंपनी को तो फायदा होगा कि दे कैन नाउ टेक द उनके हाथ थोड़े खुल गए, राइट? हाथ पैर खुल गए, लेकिन अब देखिए अपने घरेलू एग्जाम्पल से आप लीजिए। जब छोटा बच्चा होता है तो गार्जियन के प्रोटेक्शन में होता है, हर जगह उसको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। करेक्ट। कहावत है ना कि जब बच्चे का जूता आपके जूते के बराबर हो जाए तो उसको आप फ्रेंड के रूप में ट्रीट करिए, बच्चे के रूप में ट्रीट मत कीजिए। यानी आप उसको एक फ्रीडम देते हैं एक लोकल स्पेस में। इसका ये मतलब नहीं है कि लड़का जो मन में आएगा वो कर सकता है। सेम थिंग, सेम एनालॉजी वी कैन अंडरस्टैंड ओवर हियर कि अब हमारे रेगुलेटर को ये लगता है कि आज 24 साल हो गए सेक्टर को ओपन अप किए हुए, ट्रायल रन फेलियर सक्सेस सब कुछ देखने के बाद अब हम इस स्टेज में, मैच्योरिटी के स्टेज में आ गए हैं जहां रेगुलेटर को अपने बोर्ड के मेंबर्स पे भरोसा करना चाहिए और उनको ब्रॉड गाइडलाइंस के अंदर फ्रीडम देना चाहिए कि आप अपनी कंपनी को सारे स्टेक होल्डर के हितों की रक्षा करते हुए आप उसे चलाएं। अगर आप ठीक नहीं चलाते हैं तो बट नेचुरल है कि उस कंपनी को लॉस होने वाला। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हालांकि ये भी इसी में मर्ज हो गया है। पहले ये था कि IRDA ये डिसाइड करता था कि आप किस प्रोडक्ट में कितने साल पे कितना कमीशन देंगे। हाँ, आज से लगभग 1 साल पहले IRDA ने डिसाइड किया कि भैया हम इस पचड़े में, इस लफड़े में नहीं पड़ेंगे, आपको जो करना हो कीजिए, लेकिन ब्रॉड गाइडलाइंस कि आपका जो खर्चा होगा, जो मैनेजमेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट रेगुलेशन आया था जो कि अब मर्ज हो गया, उसके तहत आप
सैलरी आप चाहो तो अपने सीईओ को 8 करोड़ सैलरी दे दो, हम मना नहीं करने जाएंगे। आप 10%, 20%, 40% कमीशन दे दो, हम मना करने नहीं जाएंगे। लेकिन जो ओवरऑल मैनेजमेंट का जो एक्सपेंस का जो कैपिंग होगा वो 30% पे तय किया गया था इंश्योरेंस कंपनियों के लिए, जनरल इंश्योरेंस के लिए, वो आप ब्रेच नहीं करेंगे। So within the overall costing of 30% of management, you can raise. तो अगर आपको लगता है कि आप 100% कमीशन देना चाहते हैं, थियोरेटिकली मैं बात कर रहा हूं, आप दीजिए, हम आपको मना करने नहीं जा रहे। तो ब्रॉड गाइडलाइंस इज सेट, within that you have got the flexibility to do whatever best is suited for your customer, your shareholder and all other stakeholders. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, और वहां ये उम्मीद की जाती है कि जो कंपनी का बोर्ड होगा वो जो इथिकल, मोरल, गवर्नेंस के जो स्ट्रक्चर है, जो एक्सपेक्टेशन है, उस पे खड़ा उतरेगा। तो उसमें उन्होंने डिटेल दिया होगा कि एक बोर्ड से क्या क्या उम्मीद की जाती है विद इन दैट रेगुलेशन। चलिए, इस गाइडलाइन में कंपनी को तो मेच्योरिटी और थोड़ी सी छूट मिल जाती है। दूसरी जो गाइडलाइन बनी है बीमा सुगम को लेकर, थोड़ा उसको समझाएंगे। देखिए, जमाना तेजी से बदल रहा है और ऑनलाइन सेल्स जो है, ठीक है, अभी इंश्योरेंस उस मामले में भी पीछे चल रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो बैंकिंग इंडस्ट्री लगभग डिजिटाइज हो गई। मैं पर्सनली भी खुद पिछले लगता है मैं 2-3 साल से बैंक नहीं गया, आपके साथ भी वही हो रहा होगा। घर में आज मतलब राशन का सामान भी ब्लिंकिट से ही आ रहा है, मेरे घर में तो आ रहा है, आपके घर में भी शायद आ ही रहा, सबके घर में। तो ये डिजिटल ट्रांजिशन जो है हमारा, वो एक रियलिटी है, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। डिजिटल ट्रांजिशन से ये फायदा हो कि चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट होती हैं, लेकिन उसका लिमिटेशन एक ये भी होता है कि बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो डिजिटाइज नहीं हो सकते। कॉर्पोरेट जो पॉलिसियां हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसियां, मेगा पॉलिसियां, वो डिजिटाइज नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो बेस पॉपुलेशन है बड़ा सा, अभी भी हम शायद 30-35% से ज्यादा लोगों को लाइफ इंश्योरेंस नहीं दे पाए हैं। वही स्थिति हेल्थ इंश्योरेंस में है। उसके एक बहुत बड़ा कारण है एसेसिबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी, कि लोगों के पास अगर पैसा भी है तो उनको बीमा खरीदने का साधन नहीं है, या उल्टा भी है, पैसा है भी अगर उल्टा भी है कि साधन है तो पैसा नहीं है, काइंड ऑफ थिंग। जो नारा दिया गया है कि इंश्योरेंस टू ऑल बाय 2047, जो कि सरकार का भी नारा है, अपना जो गोल्डन ईयर जो होगा, तो उसमें सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी देखा जा रहा है, और थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी इन सब चीजों को माध्यम बनता जा रहा है। आज दिल्ली की कोई कंपनी अरुणाचल प्रदेश के गांव में भी एक बीमा बेच सकती है। द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि बीमा धारक, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और उसके पास एक इंटरनेट चलने वाला मोबाइल, स्मार्टफोन होना चाहिए, दैट्स ऑल। अदरवाइज आप नहीं बेच सकते। उसी को और आगे बढ़ाते हुए IRDAI ने ये बीमा सुगम जो लाया है, इसको अगर आपको आइडिया हो या हमारे दर्शकों को आइडिया हो, अभी सरकार ने डिजिटल कॉमर्स के लिए भी एक प्लेटफॉर्म मतलब डेवलप किया है, ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। देखिए, हमारे यहाँ फ्लिपकार्ट भी है, अमेजन भी है, लेकिन फ्लिपकार्ट, अमेजन एक पर्सनल, एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म पे कस्टमर तो कोई आ सकता है क्योंकि उनसे उनको धंधा मिलने वाला है, लेकिन कौन कौन लोग उस प्लेटफॉर्म से अपना सामान बेच पाएंगे, उसका कंट्रोल अमेजन या फ्लिपकार्ट के पास है। बायर्स का कंट्रोल वो कर रहे हैं, वो जिसको चाहेंगे उसी को परमिशन देंगे। परमिशन देने के पहले उनसे रेट तय करेंगे, कमीशन तय करेंगे, यानी देयर इज ए रिस्ट्रिक्शन, इट्स नॉट ए फ्री फ्लो, बायसनेस है, रिस्ट्रिक्शन है। सरकार ने इसको काउंटर करने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में सरकार की निगरानी में प्लेटफॉर्म बनाया, जहां कोई भी सेलर आ सकता है, कोई भी बायर आ सकता है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। उसी का इंश्योरेंस का जो रूपांतरण है वो है बीमा सुगम। बीमा सुगम एक कंपनी है जिसमें कि सारे इंश्योरेंस कंपनियों का अपने अपने स्टेक्स होंगे, सब लोग का इक्विटी होगा, मतलब प्राइवेट एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस होगा, और वहां कोई भी अभिकर्ता, कोई भी ब्रोकर, कोई भी IMF, कोई भी TPA, कोई भी कस्टमर, सारी इंश्योरेंस कंपनी अवेलेबल रहेंगी और जिसको जिससे बीमा खरीदना है, बेचना है, बेच सकता है, नो रिस्ट्रिक्शन। तो केवल बीमा बेचना खरीदना ही नहीं, बल्कि वहां कस्टमर सर्विस, कस्टमर ग्रीवांसेस, क्लेम सेटलमेंट, वो सारी चीजें ट्रांसपेरेंट ढंग से होंगी। तो यह एक स्टेप है जिसको बोला जाता है ना, यूनिवर्सलाइजेशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस,
ठीक है, थोड़ा टाइम लगे का जो टाइमलाइन है मुझे तो बहुत ही चैलेंजिंग लगता है, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने स्कोप डिफाइन करके रखा है, इट्स गोइंग टू बी ए ह्यूज प्लेटफॉर्म। तो कॉम्प्लिकेशन होंगे, लेकिन ठीक है, शुरुआत अच्छी है। थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे डेडलाइन होता भी है तो हमें उसका इंतजार करना चाहिए। पांडे जी, बीमा सुगम के बारे में आपने जो जानकारी दी कि ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर कंपनीज भी है, कस्टमर्स भी है ना, इंटरमीडियरीज भी है, सभी लोग जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है। इससे उसमें पेमेंट एक पेमेंट ईज गेटवे ऑफ कंपनियां होंगी, ट्रांजैक्शन बैंक नजर तो होंगे। आता है पांडे जी, इससे ईज ऑफ ट्रांजैक्शन तो नजर आता है, लेकिन जो ऑलरेडी फिजिकल दुनिया में काम कर रहे हैं उन पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है, थोड़ा इस पे हाईलाइट करेंगे आप? नहीं देखिए, बीमा सुगम। कोई भी नया प्लेटफॉर्म बन रहा है तो वो किसी दूसरे के कॉस्ट पे नहीं बन रहा। ये एक प्लेटफॉर्म है, अब मेरा चॉइस होगा कि मैं बीमा सुगम पे आकर के बीमा खरीदूं, या मैं ऑफलाइन चैनल से अपने पुराने एजेंट के माध्यम से बीमा खरीदूं। सो इट्स गोइंग टू बी एन अनदर प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग एंड सर्विसिंग ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी। ये ऐसा नहीं कि बाकी जो ऑफलाइन चैनल है उसको बंद किया जाए। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी को ऑनलाइन बेचना उतना आसान नहीं होगा, बल्कि वो नहीं हो सकता। तो जो कॉम्प्लिकेट, देखिए यहाँ पर्पस क्या है कि मैक्सिमम लोगों के पास कम से कम जो बेसिक पॉलिसियां हैं, टर्म इंश्योरेंस प्लान है, आपका हेल्थ बेसिक हेल्थ पॉलिसी है, जो घर की सुरक्षा वाली पॉलिसियां हैं, पीए पॉलिसी है, वर्कमैन कंपनसेशन, जिसमें कोई अंडरराइटिंग होती ही नहीं। कंप्लीट कॉम्प्लिकेटेड अंडरराइटिंग की पॉलिसी को ऑनलाइन बेचना आसान नहीं है। लेकिन अभी तो हालत यह कि बेस पॉलिसी भी हम नहीं बेच पाए, नहीं पहुंचा पाए। सो द इंटेंट इज to make a platform where simple pre-underwritten or with very little underwriting kind of policy can be sold across a platform. Very good step, and we must be very, I mean, I am very excited, and I'm sure everybody is excited. नहीं तो पांडे जी, ये जो बीमा सुगम के बारे में आपने जानकारी दी है और ये जो है रेगुलेटरी में आ गया है, ये बीमा हाँ, सुगम इसके आ लिए गया है रेगुलेशन रेगुलेटरी में, बन गया राइट? है। कंपनी बन रही है ऑलरेडी, उस पर आईटी नेटवर्क के काम चल रहे हैं। ये कंपनी बन रही है और ये गवर्नमेंट कंपनी है, राइट? प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कह सकते हैं, उसमें बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियों ने इक्विटी को कंट्रीब्यूट किया है। तो ये कंपनी किसी एक व्यक्ति की नहीं है। आप यूं कह सकते हैं कि दिस इज ए कंपनी ओन्ड बाय द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ओके। सो क्या इसमें वो लोग जो फिजिकल कस्टमर्स को जाके सर्विस देते हैं, क्या उनको डरने की बात है? बिल्कुल डरने की बात नहीं है। अगर आपके पास क्वालिटी है तो आपको कोई डरने की बात नहीं। आप इस प्लेटफॉर्म को अपना कंपटीटर बिल्कुल मत समझे। कोई अगर अभिकर्ता काम कर रहा है तो वो प्राइवेटली भी किसी एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ फिजिकल भी शायद करेगा, साथ ही साथ वो अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकता है। और यहां से भी अभी भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। आज आप यूं देखो ना, कोई अगर एलआईसी का एजेंट है तो वो पेन पेपर वाला प्रपोजल फॉर्म वाला बिजनेस भी करता है। साथ ही साथ आज एलआईसी ने ही एक अमृत क्या करके ऑनलाइन उन्होंने पैकेज बना रखा है, ऐप बना रखा है। उस ऐप के माध्यम से भी वो अमेरिका में बैठे अपने कस्टमर का बीमा उस ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो सरकारी तंत्र की कंपनी एलआईसी ने ये दोनों ऑप्शन दे रखे हैं अपने अभिकर्ता को, फिजिकल भी कर लो, ऑनलाइन भी कर लो। अब उस अभिकर्ता को एक और प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। अब वो अभिकर्ता, एजेंसी रेगुलेशन में क्या चेंज होगा दैट आई कैनॉट से, क्योंकि अगर वो अभिकर्ता अगर बीमा सुगम पे भी आ रहा है, और हमारा ये जो टाइड एजेंसी का जो कंसेप्ट है कि एक एजेंट किसी एक ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम कर सकता है, तो बट नेचुरल है कि अगर एज ए कस्टमर मैं उस अभिकर्ता को कनेक्ट करता हूं तो वो मुझे एलआईसी की पॉलिसी बेचे। तो आगे क्या होता है देखने वाली बात है। अदरवाइज किसी भी अभिकर्ता को बीमा सुगम आने से डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप और बिजनेस चाहते हो, टेक से भी तो आपको बनना पड़ेगा। अगर आप बीमा सुगम पे नहीं आते हो तो कहीं ना कहीं आप एक अपॉर्चुनिटी को लूज कर, लेकिन आपके पुराने बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो पांडे जी, आज के वीडियो से हमें ये समझ में आया कि बहुत सारे रेगुलेशन को जोड़ के बहुत कम रेगुलेशन बन गया है। जैसा कि आपने बताया कि 36 रेगुलेशन को मर्ज करके 6 रेगुलेशन बना दिए गए हैं। और ये 2 रेगुलेशन के ऊपर जो हमारी चर्चा हुई, ये 2 रेगुलेशन हमें ये बताते हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री बीमा सुगम की वजह से, और आपने जो पहला रेगुलेशन बताया, इससे मार्केट को बड़ा होने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी।
पांडे जी, रेगुलेटरी में जो रिवैम्प हुए हैं उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपने जो है बहुत ही सुंदर तरीके से दी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच। धन्यवाद।